नूनो मेंडेस, विटीनिया, जाओ नेवेस, ब्रूनो फर्नांडिस, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का स्क्वाड अनाउंस करते हुए जब पोर्चुगल का मैनेजर अपने स्क्वाड को किस तरीके से उसने सेलेक्ट किया है, किन प्लेयर्स को उसने छोड़ दिया, जब वो एक्सप्लेन कर रहा था तो उसने एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ उसने बोली। उसने कहा कि मैं पोर्चुगल के बहुत सारे शब्द सीख रहा हूँ, लेकिन अभी भी पोर्चुगल और फेवरेट्स कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप के रेफरेंस में अभी भी लिंक नहीं हो पा रहे। और ये एक बहुत ही डीप उसने एक बात कही थी, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री को देखोगे तो आज भी पोर्चुगल का वर्ल्ड कप में बेस्ट परफॉर्मेंस आज से लगभग 50-60 साल पहले, आई थिंक 1956 में आया था। ये ज़रूर है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इस पोर्चुगल की पूरी हिस्ट्री को ही, इस पूरी जनरेशन को रेवोल्यूशनाइज कर दिया, लेकिन एक प्लेटफॉर्म अभी भी ऐसा है जहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जादू चलना इस पोर्चुगल के साथ वो अभी भी ड्यू है। फॉर्चुनेटली इसलिए क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास एक और मौका है यहां पर वो जादू दिखाने का, और आप कह सकते हो कि आर्ग्यूबली सबसे बढ़िया मौका है। चाहे अगर हम पोर्चुगल के चांसेस की बात करें, पोर्चुगल की क्वालिटी की बात करें, और अनफॉर्चुनेटली इसलिए क्योंकि यस एक मौका ज़रूर है, लेकिन ये खुद क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी पता है, ये रोनाल्डो के फैंस को भी पता है, और पूरी दुनिया को पता है कि ये वो मौका आखिरी है। हम बात करने वाले हैं आज के इस एपिसोड में कि कैसे यहाँ पर वर्ल्ड कप 2026 में पोर्चुगल की जो टीम उतरने वाली है, क्या आप उसको कंटेंडर कहोगे, क्या आप उसको फेवरेट्स कहोगे, क्या आप उसको डार्क हॉर्स कहोगे, या फिर अल्टीमेटली जितने भी मेजर टूर्नामेंट्स में पोर्चुगल खेली है, या आप उसको बॉटलर्स कहोगे। बात करेंगे यहाँ पर 26, वैसे तो 27+1 हम कहेंगे, और यहाँ पर आई थिंक स्टार्टिंग में ये कहना चाहिए कि पोर्चुगल ने एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग जेस्चर यहाँ पे किया। जब उन्होंने अपनी स्क्वाड को जब अनाउंस किया तो वहाँ पर उन्होंने डियोगो जोटा को भी मेंशन किया है, और ये दिखाता है कि अगेन इट्स अ ट्रिब्यूट एंड इट्स सच अ गुड जेस्चर और रिस्पेक्टफुल जेस्चर है कि यहाँ पर डियोगो जोटा को वो यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। बट ये भी दिखाता है कि पोर्चुगल के वर्ल्ड कप कैंपेन में वो कितना ज़्यादा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन इस चीज़ से भी लेंगे कि यहाँ पर डियोगो जोटा को वो ये चीज़ डेडिकेट करने वाले हैं। अगेन हमने देखा है कि पिछले कुछ वर्ल्ड कप में स्टोरी लाइन हमेशा ये होती है कैसे यहाँ पर पूरी अर्जेंटीना की टीम लियोनेल मेसी के लिए, एंड मेसी वो हर चीज़ कर रहा था जो कि उसके पावर में, उसके हाथों में है कि वो अर्जेंटीना का वो सपना पूरा कर दे। एट द सेम टाइम अर्जेंटीना के प्लेयर्स की बात करें या फिर अर्जेंटीना क्राउड, जिसने लिटरली हर वर्ल्ड कप गेम में, मैं कह सकता हूँ कि आई थिंक द बेस्ट परफॉर्मिंग क्राउड अगर पूरे वर्ल्ड कप में किसी का था तो वो अर्जेंटीना का ही था। यहाँ पर जब ये तीनों चीज़ें मिक्स होती हैं, अल्टीमेटली यू गेट द स्टोरी लाइन जो कि वर्ल्ड कप 2022 में मेसी ने पूरी करी थी। 2026 की पोर्चुगल के साथ खास बात यह है कि यहाँ पर इनके पास एक इमोशनल एंगल है, चाहे आप बात करो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की या फिर आप बात करो यहाँ पर डियोगो जोटा को, एक किस तरीके से उस ट्रेजेडी को अपने मोटिवेशन के लिए लेंगे, वो हमेशा उस चीज़ को कैसे अपने साथ इमोशनली उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करेंगे। या फिर आप बात करोगे किस तरीके से पिछले अगर 1-2 साल की बात करें तो यहाँ पर पोर्चुगल ने मोमेंटम ही लिया है, चाहे उनके प्लेयर्स के डोमेस्टिक कैंपेन की बात करें या फिर खुद यहाँ पर पोर्चुगल ने जब नेशंस लीग 2025 जीता था, यस आप कह सकते हो कि उसको ग्लोरीफाइड फ्रेंडली, या फिर आप कह सकते हो कि यार ये तो सही में एक एक्चुअल टूर्नामेंट है, लेकिन इस बात से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि पोर्चुगल ने उसी नेशंस लीग 2025 में पहले जर्मनी और फिर स्पेन को हराया था, और जिस फैशन में हराया था वो पोर्चुगल के साइकोलॉजी और मेंटालिटी के बैरियर को तोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी था। क्योंकि मेजर टूर्नामेंट्स में आई थिंक मेरे को लगता है कि पोर्चुगल को कोई बॉटलर कहेगा तो आप आर्ग्यूबली उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, 2018 में वर्ल्ड कप की बात करें तो यूरुग्वे से हार गए, 2022 के वर्ल्ड कप की बात करें तो मोरक्को से हार गए, उसके बाद फिर फ्रांस ने बाहर कर दिया था, फिर एक बार 2020 या 21 वाले यूरो में बेल्जियम ने बाहर कर दिया था। और यहाँ पर जो गोल डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं होता, वो एक का ही गोल डिफरेंस होता है, लेकिन पोर्चुगल का जो साइकोलॉजिकल बैरियर है वो इतना ज़्यादा स्टीप और इतना ज़्यादा रिजिड है कि अल्टीमेटली यहाँ पर पोर्चुगल उस बैरियर को तोड़ नहीं पाती। लेकिन नेशंस लीग 2025 के उस फाइनल ने एट लास्ट वो चीज़ ज़रूर तोड़ के दिखाई। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम स्क्वाड पे बात करते हैं, और यहाँ पर 4 गोलकीपर को लेके गया है। अगेन यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है, जो चौथा गोलकीपर है दैट इज़ वेल्हो, उसको सिर्फ ट्रेनिंग पर्पस के लिए लेके गया है कि इन केस अगर कोई भी गोलकीपर इंजर्ड हो जाता है तो यहाँ पर फटाफट से किक इन किया जाए। अगर डिफेंडर्स की बात करें तो देखो ये बात ज़रूर है कि यहाँ पर जो पूरा वर्ल्ड कप की आंखें हैं वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, लमीन यमाल, नेमार, इन पे रहेगी। पोर्चुगल के रेफरेंस की बात करें तो रोनाल्डो पे रहेगी, लेकिन आई थिंक इस पोर्चुगल का सबसे जो ग्लोरीफाइंग फैक्टर है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, दैट इज़ नन अदर देन देयर मिडफील्ड। ये मिडफील्ड आर्ग्यूबली
द बेस्ट मिडफील्ड आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ना ही विटीनिया है ना ही जाओ नेवेस है, आपके पास यहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस है, वो बंदा जो कि इतिहास रच के आ रहा है। और अगर हम यहाँ पर विटीनिया और जाओ नेवेस की बात करें तो ये बंदे ऑलमोस्ट टू पीट, ये ऑलमोस्ट ट्रेबल विनिंग पीएसजी में साथ में खेलते हैं वीक इन वीक आउट, और ये 2 बार लगातार पीएसजी के साथ चैंपियन लीग जीतते हुए दिख रहे हैं। वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें डिफेंस की तो यहाँ पर मतायस नूनेस, डियोगो डालो, नेल्सन सेमेडो, जाओ कैंसेलो, रूबन दियास, गोंसालो इनियासो, थॉमस अराउओ, रेनातो विएगा और यहाँ पर नूनो मेंडेस। आई थिंक एंटोनियो सिल्वा को यहाँ पर एक काफ़ी सरप्राइजिंग ओमिशन है, लेकिन आई थिंक एंटोनियो सिल्वा के साथ सीन ये था कि मार्टिनेज ने सोचा कि एंटोनियो सिल्वा और रूबन दियास एक सेम क्रॉप ऑफ है, इसलिए उसको यहाँ पर एक्चुअली में विएगा या फिर अगर हम बात करें थॉमस अराउओ जैसा प्लेयर चाहिए था। अगर फुल बैक्स की बात करें तो इस पर भी काफ़ी अटकलें लगाई गई हैं कि पोर्चुगल यहाँ पर 5 फुल बैक लेके जा रही है, लेकिन आई थिंक रॉबर्टो मार्टिनेज भी अभी समझ चुका है कि अपार्ट फ्रॉम मिडफील्ड अगर इस पोर्चुगल टीम का सबसे ग्लोरिफाइंग फैक्टर जो सेकेंड नंबर पर आएगा वो और कोई नहीं बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी है। और आज हम इस स्क्वाड से और इस वीडियो में ये चीज़ समझ भी जाएंगे कि यहाँ पर क्यों फ्लेक्सिबिलिटी एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि अगर पोर्चुगल को वर्ल्ड कप जीतना है तो उनको फ्लेक्सिबिलिटी का सबसे ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होगा। स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पर मतायस नूनेस से। नूनेस एक ऐसा फुल बैक है जो कि इन्वर्ट भी कर सकता है, यानी कि वो एक ऐसा बंदा है जो कि मिडफील्ड भी खेल सकता है। तो यहाँ पर मतायस नूनेस जब आपके पास है तो आपके पास एक डिफरेंट सेट ऑफ प्लेयर, क्योंकि देखो अल्टीमेटली मैं एक एक करके इस पोर्चुगल की टीम के प्लेयर्स के बारे में तुमको बता सकता हूँ, ठीक है, डिस्क्राइब कर सकता हूँ और तुमको यहाँ पर बिल्कुल फॉलो वॉक थ्रू कर सकता हूँ। लेकिन आई थिंक जो चीज़ शायद से मैं चाहता हूँ कि हम लोग बात करें इस वीडियो में वो ये है कि अल्टीमेटली यस ये सारे के सारे प्लेयर्स इंडिविजुअली तोड़ थाड़ के आ रहे हैं, ठीक है, कुत्ता बना के आ रहे हैं यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर कुछ प्लेयर्स को छोड़ दें, लेकिन बाकी सारे प्लेयर, चाहे आप जाओ फेलिक्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करो, आप यहाँ पर गोंजालो गेदिस की बात करो जो कि अगेन 3 साल बाद वापसी कर रहा है, आप यहाँ पर मिडफील्ड की बात करो, जितना कहें उतना कम है, आप यहाँ पर फुल बैक्स की बात करो, डिफेंस की बात करो, अगेन वहाँ पर एक्सपीरियंस मिलता है आपको, वहाँ पर वर्सेटैलिटी मिलती है। लेकिन उस वर्सेटैलिटी का, उस इंडिविजुअल क्वालिटी का फ़ायदा क्या है अगर आप उसको कलेक्टिव मोल्ड में खिला नहीं पाओगे। और पोर्चुगल के साथ प्रॉब्लम यही है कि आप कह सकते हो कि आर्ग्यूबली पिछले 50 साल की क्या ये सबसे हाइप्ड पोर्चुगल है। अब पिछले 50 साल की क्या ये वो पोर्चुगल है जिसके वर्ल्ड कप जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि 2022 में भी ये पोर्चुगल स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन इतनी नहीं थी क्योंकि वो भी बेल्जियम से हार के आ रहे थे। हमें मानना चाहिए कि 2016 में पोर्चुगल जरूर यूरोस जीती थी, लेकिन अगर उसकी स्टार्टिंग 11 तुम उठा लोगे तो तुम कहोगे कि ये तो सेमीफाइनल जीतना लायक भी नहीं है। सेम विद 2018, क्योंकि इसमें कांस्टेंट फैक्टर ये होता था कि अगेन स्टार्टिंग लाइनअप में जब आप कभी भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखोगे तो कहीं ना कहीं आप उस पोर्चुगल की टीम को ज़रूर चांस दोगे। अब मामला थोड़ा चेंज है। ये बात तो आई थिंक डाई हार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फैन भी मानेगा कि रोनाल्डो को भी ज़रूरत है। रोनाल्डो शायद से अपने पीक पावर्स पे नहीं है। यहाँ पर मामला उससे हट चुका है कि क्या रोनाल्डो सिंगल हैंडेडली गेम चेंज कर सकता है। 2018 के वर्ल्ड कप स्पेन की बात करें जब स्पेन के अगेंस्ट ने हैट्रिक मारी थी, या फिर बात करें 2013 में स्वीडन के अगेंस्ट परफॉर्मेंस की बात करें, अब मामला वहाँ से हट चुका है। अब ये चीज़ समझना पड़ेगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिंगल हैंडेडली कोई गेम नहीं चेंज करेगा, बल्कि इस पूरे पोर्चुगल की टीम को आई थिंक क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बेस्ट प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा कि वो यहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको फिनिश कर दे। पर अगेन जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर बात करना इस पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे कलेक्टिव एफर्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आई थिंक जब मैं रॉबर्टो मार्टिनेज को देखता हूँ तो मैं एक ऐसा मैनेजर देखता हूँ जो कि शायद से थोड़ा सा पीछे रह जाता है कि क्या वो अपनी टीम को वो साइकोलॉजिकल बैरियर तोड़ने में मदद कर देगा। वहां पर मेरे को लगता है कि रॉबर्टो मार्टिनेज वो टाइप का मैनेजर नहीं है जैसे जो कि तुम शायद से एक्सपेक्ट करोगे फ्रॉम द लाइक्स ऑफ हंसी फ्लिक, फ्रॉम द लाइक्स ऑफ मार्सेलो बियल्सा, फ्रॉम द लाइक्स ऑफ डिस्चैम्प्स। पर ये चीज़ आई थिंक रॉबर्टो मार्टिनेज 2026 वर्ल्ड कप में सॉल्व करता हुआ दिख रहा है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि उसको सबसे पहली जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो ये है कि मेरी टीम की आइडेंटिटी है क्या, मेरी टीम खेलेगी कैसे। ये चीज़ कंफर्म है कि अगर आपके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन मिडफील्ड है तो आप यहाँ पर काउंटर अटैकिंग फुटबॉल क्यों खेलोगे। आप एक ऐसा फुटबॉल खेलोगे जहां पर आपके पास 60 से 70% पोजीशन होगा। आप एक ऐसा फुटबॉल खेलोगे जहां पर आपके मिडफील्ड बॉल को चलाएंगे, और यहीं पर ही मार्टिनेज को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। इसका एक और उदाहरण ये भी है कि यहाँ पर पोर्चुगल को ये चीज़ पता है कि उनका मिडफील्ड आर्ग्यूबली बेस्ट है, उनका डिफेंस भी काफ़ी डिसेंट है, डिसेंट ही मैं कहूँगा। अगेन नूनो मेंडेस एब्सोल्युटली बेस्ट है, लेकिन अगर हम बात करें और बाकी डिफेंस की तो कहीं ना कहीं अगर आप वर्ल्ड कप में बाकियों से कंपेयर करोगे तो बहुत बहुत बेटर डिफेंडर्स पार्टनरशिप आपको मिल जाएगी। ऐसे में
जो सबसे वीक एंगल है वो है यहाँ पर अटैकिंग। अपार्ट फ्रॉम क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और उस पर तो अलग से ही एक पूरा का पूरा चर्चा और उस पर अलग से वीडियो बनेगी, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अलावा अगर आप किसी भी एक अटैकर को उठाओ, हु इज़ द प्रूवन गोल स्कोरर, कौन है? हम गोंजालो गेदेस की बात कर सकते हैं, लेकिन अगेन गेदेस 3 साल बाद आ रहा है, कितना यहाँ पर वो प्रूवन प्लेयर है और क्यों उसको इंक्लूड किया गया वो भी इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर राफेल लियाओ की बात करें तो उसका पता है कि बिल्कुल नंबर 9 वाला एक्सपेरिमेंट एसी मिलान में पूरी तरीके से फ्लॉप गया, इंजरीज से भरा सीजन रहा। आप पेड्रो नेटो की बात करो तो एक डिफरेंट टाइप का प्लेयर है, लेकिन यहाँ पर अटैक में लिटरली जीरो यहाँ पर प्रूवन गोल स्कोरर्स हैं। जाओ फेलिक्स, अगेन आप कह सकते हो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ उसने तगड़ी पार्टनरशिप करी है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि आप जाओ फेलिक्स को खिला नहीं पाओगे। यहां पर तुम कहोगे कि जाओ फेलिक्स हो गया, ये क्यों है? क्योंकि यहां पर आप जब पोर्चुगल की स्क्वाड को देखते हो तो आपको एक चीज दिख जाएगी कि बहुत ही ज्यादा इंटरडिपेंडेंसी है। अगर आपको एक स्टाइल ऑफ प्ले खेलना है तो उसके लिए आपको कुछ प्लेयरों को बाहर बिठाना पड़ेगा। बात करते हैं क्यों। सबसे पहले अगर बात करें जो मिडफील्ड मैं देख रहा हूं वो सिंपल हैंडेडली यहां पर विटिनिया, जाओ नेवेस और ब्रूनो फर्नांडिस की है, ठीक है। वो यहां पर ये गेम प्ले हो जिसमें विटिनिया सबसे ज्यादा डीप होगा। अब यहां पर क्यों फुल बैक्स का मामला सामने निकल के आ रहा है? देखो, नूनो मेंडेस एक ऐसा फुल बैक है जो कि वाइड और यहां पर अटैकिंगली और डिफेंसिवली बहुत तगड़ा है। मतलब वो एक ऐसा बंदा है जो कि लेफ्ट का फ्लैंक अपने लिए पूरा कर सकता है। ये हमने देखा भी था किस तरीके से वो यहां पर स्पेन के अगेंस्ट खेला था। वो एक ऐसा बंदा है जो कि इनसाइड आके भी अच्छा खेल सकता है, यानी कि वो यहां पर विंगर और स्ट्राइकर के बीच में आके एक अच्छा आउट ऑफ द रन बॉक्स बना सकता है, आउट ऑफ द बॉक्स रन बना सकता है। वहीं अगर यहाँ पर जाओ कैंसेलो जैसे या मतायस नूनेस जैसे प्लेयर्स की बात करें तो यहाँ पर टोटली डिफरेंट है। अगर रॉबर्टो मार्टिनेज ये ट्राई कर रहा है कि उसको नूनो मेंडेस, क्योंकि ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि नूनो मेंडेस का बैकअप कोई नहीं है। आपके पास यहाँ पर नेल्सन सेमेडो है, आपके पास नूनेस है, आपके पास यहाँ पर डियोगो डालो है, आपके पास जाओ कैंसेलो है राइट पे, लेकिन नूनो मेंडेस के अलावा अगर कोई बैकअप है तो दैट इज ओनली जाओ कैंसेलो। अगर आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि ड्रॉप करे, मिडफील्ड में आए और यहां पर अल्टीमेटली पासिंग ऑप्शन बनाए और पोजीशन का गेम खेले, मतायस नूनेस इज योर प्लेयर। और नेशंस लीग फाइनल 2025 में मार्टिनेज ने ये करा था जब उसने एक्चुअली में फॉल्स इन्वर्टेड फुलबैक का रोल दिया था जाओ नेवेस को। अगर आपको एक ऐसा फुलबैक चाहिए जो जाओ कैंसेलो टाइप का हो, जिसको विड्थ चाहिए, जिसको अपना अटैकिंग इन फ्लेयर, अगर आपको अटैकिंग इंटेंट दिखाने के लिए उसको वाइड चाहिए ही चाहिए, उसको विड्थ चाहिए, तो यहां पर अल्टीमेटली फिर नूनो मेंडेस का अंदर आना सेंस बनाता है। और यही चीज मैं तुमको कह रहा हूं कि रॉबर्टो मार्टिनेज को फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत जरूरत है। अब बात करते हैं मिडफील्ड की। तुमको पता है कि रूबन नेवेस की बात करें, वो भी अल हिलाल में बैक थ्री खेल चुका है। अगर हम यहाँ पर बर्नार्डो सिल्वा की बात करें, वो टिपिकली राइट विंग खेल सकता है, लेकिन उसका गेम सेंट्रली आता है। देन ब्रूनो फर्नांडिस है जो कि प्रीमियर लीग हिस्ट्री का ऑल टाइम असिस्ट रिकॉर्ड बना के आ रहा है। देन यू हैव विटिनिया एंड देन यू हैव जाओ नेवेस। अगर सारे मिडफील्डर को खिलाई दिया तो डिफेंड कौन करेगा? तो अगेन बैलेंस बनाने के लिए क्या होगा कि यहां पर विटिनिया को रोल दिया जाएगा कि भैया तू अब यहां पर डिफेंस के साथ खेलेगा और गेम को चलाएगा। और यहां पर ब्रूनो फर्नांडिस को दिया जाएगा फ्री रोम कि भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ तू एक ऐसा बंदा है जिसको एक्चुअली में फ्री रोम चाहिए। और इसीलिए यहां पर जाओ फेलिक्स का काम बनता ही नहीं है, क्योंकि जाओ फेलिक्स को तुम कहने के लिए लेफ्ट विंग खिला सकते हो, लेकिन उसका खेलने का तरीका है कि वो बहुत शॉर्ट स्पेसिस में, हाफ टर्न्स पे, क्विक 1-2 में ज़्यादा खेलता है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर जिस तरीके से राफेल लियाओ है, वो कैसा है, ऑन एंड ऑफ टाइप का प्लेयर है जो कि विड्थ को अच्छे से यूज़ करता है। और हमने देख लिया कि नंबर 9 का एसी मिलान में एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से फ्लॉप गया। इसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो का रोल कहाँ आता है? देखो, रोनाल्डो का रोल यहाँ पर यह आएगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास अब पेस नहीं है। जिस तरीके के डिफेंडर्स यहाँ पर वर्ल्ड कप में हमको देखने को मिलेंगे, ये चीज़ तय है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आप ट्रांजिशन वाले गेम में यस आप ज़्यादा नहीं भगा सकते। रोनाल्डो का सबसे ज़्यादा यूज़ आएगा जब यहाँ पर बाकी की पूरी टीम पोजिशनल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ जब एग्जीक्यूट करेगी, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो पोचिंग एबिलिटी है बॉक्स में, वो सबसे ज़्यादा काम आएगी। और यही चीज़ मेरे को लगता है मार्टिनेज ने इस स्क्वाड में सबसे ज़्यादा करने की कोशिश की है कि आपके पास अगर बेस्ट मिडफील्ड है, अगर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है फुल बैक्स में, अगर आपके पास यहाँ पर प्रूवन गोल स्कोरर्स में ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, तो आपको बॉल चलानी ही पड़ेगी। और एट द सेम टाइम बैलेंस आपको ये भी बनाना पड़ेगा कि आपके पास एक ऐसी मिडफील्ड हो, एक ऐसी टीम हो जो कि ट्रांजिशंस के अगेंस्ट गोल बचा ले। क्योंकि हमने देखा है पिछले कितने सालों में पोर्चुगल अगेंस्ट द ट्रांजिशन लिटरली टूर्नामेंट से बाहर गई है।
तुम सोचोगे कि मोरक्को ने जब पोर्चुगल को बाहर किया था तो उन्होंने आउट ऑफ द वर्ल्ड फुटबॉल खेला था, इट इज़ ट्रू टू सम एक्सटेंट, लेकिन पोर्चुगल ने बहुत ही चूतिया सा गोल खाया था। अगर आप लमीन यमाल वाले स्पेन की बात करोगे नेशंस लीग फाइनल की, तो वहां पर भी अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले ही गोल खाया था। अगर आप यहां पर बेल्जियम वाली टीम की बात करोगे तो वहां पर भी अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले आउटसाइड ऑफ द बैंगर ही गोल खाया था। वो इसलिए था क्योंकि यहां पर बैलेंस नहीं है, और वो चीज़ को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको एक ऐसी टीम बिल्ड करनी है जो कि यहां पर गेम को, बॉल को अपने पास रखे। ये सिंपल है, एक स्लो गेम, एक बहुत ही मेथोडिकल गेम जहां पर पोजिशनल फ्लेक्सिबिलिटी सबसे चरम सीमा पे होगी, क्योंकि पोर्चुगल के पास प्लेयर्स ही ऐसे हैं। अगर आपके पास एक ऐसा गेम है, एक ऐसी मिडफील्ड है जहां पर बॉल सबसे ज़्यादा विटीनिया के पास है, ब्रूनो के पास है, क्योंकि देखो ब्रूनो और विटीनिया भी, और ये भी थोड़ा से एंटी गेम ही खेलते हैं, क्योंकि ब्रूनो एक ऐसा बंदा है जो कि बहुत ज़्यादा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला बंदा है। ऐसे में आप उसको डीप मिडफील्ड में डाल नहीं सकते। आपको चाहिए कि वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बिल्कुल पीछे खेले, बिल्कुल आसपास एक फ्री रोम में खेले। और पर ब्रूनो फर्नांडिस ऐसा बंदा भी है जो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के रन को बहुत जल्दी भांप लेता है, जो कि वो क्रॉसिंग एबिलिटी की बात करें, वो सारी चीज़ें उसके पास है। एट द सेम टाइम आपके पास फुल बैक्स भी ऐसे हैं जहाँ पर अगर आपको एक चीज़, मैं यहाँ पर इस पोर्चुगल की वर्ल्ड कप में ये भी देख रहा हूँ कि शायद से ये टिल्ट भी करेंगे एक तरफ। वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके से फुल बैक कहाँ से वाइड है और कहाँ से इन्वर्टेड है। और इसीलिए नूनेस का होना, मतायस नूनेस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और मेरे को लगता है कि यहाँ पर जाओ कैंसेलो का भी एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले होगा। मेरे को बस प्रॉब्लम इस वर्ल्ड कप में पोर्चुगल के साथ ये लग रही है कि दे डोंट हैव विंगर्स जो कि बहुत ज़्यादा गोल स्कोर करेंगे। और अगर आप यहाँ पर वर्ल्ड कप की बाकी टीम्स को देखोगे तो दे हैव सो मैनी प्लेयर्स जहाँ पर लिटरली वो चुत्थड़ थपेड़ सकते हैं इनकी, और वो सबसे बड़ी दिक्कत है इस पोर्चुगल के साथ। बट डू लेट मी नो कि तुम्हारे हिसाब से यहाँ पर पोर्चुगल की इस पूरी वर्ल्ड कप 2026 के स्क्वाड की अगर हम बात करें तो कहाँ तुमको सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट लग रहा है, कहाँ तुमको सबसे ज़्यादा वीकनेस लग रही है, और कैसे यहाँ पर मार्टिनेज इस चीज़ को मेक श्योर करेगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इस बार परफॉर्म करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये बात तो तय है कि रोनाल्डो को इस टीम की पूरी ज़रूरत है इस बार इस वर्ल्ड कप में। ही लिटरली नीड्स दिस टीम टू परफॉर्म फॉर हिम। पर यह भी बात सच ही है कि विदाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो के गोल्स पोर्चुगल इस वर्ल्ड कप में ज़्यादा आगे तक नहीं जाएगी।